हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में लग गए होंगे। साथियों, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल यहाँ पर फ्री में तैयारी करवाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पर उन प्रश्नों को कवर किया गया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप लोग हर एक सवाल का जो है आंसर भी देते हुए चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। एक प्रभावशाली शिक्षक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप लोग। एक प्रभावशाली शिक्षक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? विषय में गहरी जानकारी होना, कठोर अनुशासन होना, उपस्थिति में नियमितता होना, अच्छा संप्रेषण कौशल होना। तो यहाँ पर साथियों आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट सवाल है, एक प्रभावशाली शिक्षक की जो प्रमुख विशेषता होती है अच्छा संप्रेषण कौशल। ठीक है, अच्छा ये दोस्तों अच्छा संप्रेषण कौशल होता क्या है? ध्यान रखिएगा साथियों, एक सफल शिक्षक वह होता है जो जटिल बातों को जो है सरल तरीके से समझा सके और इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? अच्छा संप्रेषण कौशल। यानी यदि आप अगर शिक्षक हैं और कुछ बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो आप अगर उस विषय को जो है किसी विषय को अच्छे तरीके से समझा पाएँ, कोई कठिन विषय है, कोई जटिल विषय है, उसको आसान भाषा में समझा दें, यही होता है आपका अच्छा संप्रेषण कौशल। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, आप लोग प्रयास करते हुए चलिएगा आंसर देने के लिए। सवाल नंबर सेकंड है, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों पर अधिक होमवर्क का दबाव डालना चाहिए, परीक्षा केंद्रित शिक्षा देना चाहिए, रुचिकर और व्यवहारिक विधियां अपनाना चाहिए, छात्रों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। बताएं, अधिगम को जो है प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? चलिए प्रयास कर सकते हो आप सभी साथी आंसर देने के लिए सवाल का। सवाल नंबर सेकंड है, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए? साथियों, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। ठीक है, तो आप देखोगे साथियों यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रुचिकर और व्यवहारिक विधियां अपनाना। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आप कुछ बच्चों को जो है कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो दोस्तों वो बच्चा या वो छात्र या वो छात्राएं तभी अच्छे से समझ पाएंगी जब आप लोग जो है क्या करोगे, विषय को जो है रुचिकर बना दोगे और व्यवहारिक विधियां अपनाकर उनको समझाओगे, पढ़ाओगे। ठीक है, अच्छे से उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके अगर आप किसी टॉपिक को समझाते हैं और उस विषय को और रुचिकर बनाकर समझाते हैं तो वो बच्चा, वो छात्र अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग प्रयास कर सकते हो। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, नौकरी दिलाना, अनुशासन सिखाना, परीक्षा में सफलता दिलाना। साथियों, आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी यहाँ पर और बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं। चलिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए सवाल के लिए। चलिए बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना। ठीक है, अब ये सर्वांगीण विकास क्या होता है? ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछे कि सर्वांगीण विकास क्या होता है तो ध्यान रखें साथियों, शिक्षा केवल जो है नौकरी तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य होता है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास करना। ठीक है, शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य होता है, यानी चौतरफा विकास करना। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना, सर्वांगीण विकास करना या चौतरफा विकास करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, यहाँ पर सवाल नंबर 4 है, कक्षा में विविध क्षमता वाले छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? धीमी गति से पढ़ाना, भिन्न भिन्न शिक्षण विधियां अपनाना, केवल तेज छात्रों को ध्यान देना, एक जैसा शिक्षण। बताएं। सवाल नंबर दोस्तों यहाँ पर 4 दिया है आपके सामने,
प्रयास कर सकते हो आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने के लिए। चलिएगा, बताएं, सभी साथी प्रयास करें। अब जैसे साथियों, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और ये आपकी क्लासरूम है और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए 50 बच्चे हैं। उन 50 बच्चों में दोस्तों कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत तेज़ी के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो उस टॉपिक को, उनको जो है थोड़ा देर में समझ आता है जब टीचर जो है और उनको फोर्स करता है समझाने के लिए किसी अन्य विधि के द्वारा। यानी इतना सा समझिए आप लोग, मान लीजिए एक कक्षा है और उसमें 50 बच्चे हैं और इन 50 बच्चों में जो है अलग अलग क्षमता के बच्चे होते हैं। किसी का थोड़ा सा IQ लेवल तेज होता है, किसी का थोड़ा स्लो होता है, कोई किसी टॉपिक को अच्छे समझ पाता है, कोई किसी टॉपिक को जो है थोड़ा देर में समझता है, ठीक है। तो आप जो है कक्षा में विविध क्षमता वाले छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा अपनाओगे? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भिन्न भिन्न शिक्षण विधियां अपनाना, ठीक है। धीमी गति से पढ़ाना, धीमी गति से पढ़ाना नहीं हो सकता, क्यों? धीमी गति से यदि आप पढ़ाओगे तब आप जो है, इसका मतलब ये है कि जो धीमी गति से छात्र व छात्राएं यानी बच्चे जो समझ सकते हैं चीज़ों को, यानी उनको आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। केवल तेज छात्रों को ध्यान देना। भाई अगर आप तेज छात्रों पर ध्यान दे रहे हैं तो जो छात्र ऐसे हैं जो कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, उनको फिर आप क्यों नहीं टारगेट कर रहे हो, उन्हें क्यों नहीं समझा रहे हो? वो भी तो क्लासरूम में है। आपका उद्देश्य, एक शिक्षक का उद्देश्य यही होना चाहिए कि सभी छात्रों को एक साथ लेकर चले, ठीक है। तो एक जैसा शिक्षण ये भी नहीं हो सकता है भाई, एक जैसा शिक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लासरूम में जो है कई तरीके के बच्चे होते हैं। किसी का जो है सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, किसी की बहुत हाई होती है, ठीक है। आप कह सकते हो यहाँ पर भिन्न भिन्न शिक्षण विधियाँ अपनाकर जो है बच्चों को समझाओ, पढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर देना, साल में एक बार परीक्षा लेना, रटंत प्रणाली को बढ़ावा देना। बताएं, यहाँ पर सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? एक बार आप लोग कोशिश करोगे आंसर देने के लिए, चलिएगा, बताएं। यहां पर साथियों आप देखोगे आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। तो जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में जो है छात्र की बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक नैतिक प्रगति जो है आप कह सकते हो उसमें निरंतर जो है इसका आकलन किया जाता है, ठीक है। तो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन होता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, एक शिक्षक जो है ICT का उपयोग क्यों करता है? बताएं, सभी साथी प्रयास करें। ICT का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ICT का फुल फॉर्म दोस्तों होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बताएं, एक शिक्षक ICT का उपयोग क्यों करता है? छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, पाठ्य पुस्तक से हटकर पढ़ाने के लिए, प्रशासन को रिपोर्ट देने के लिए, दिखावा करने के लिए। बताएं, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, यहां पर दोस्तों आप देखोगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक से हटकर पढ़ाने के लिए ICT का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, शिक्षा को जो है अधिक रुचिकर और इंटरेक्टिव और प्रभावशाली बनाता है ये क्या? ICT जो होता है, ठीक है। ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये दोस्तों वास्तविक जीवन से जोड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? पाठ्यक्रम, प्रधानाचार्य, छात्र, शिक्षक। चार ऑप्शंस दिए गए हैं सवाल नंबर 7 के। आप सभी प्यारे साथी आंसर दो। और भाई देखिए, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जो भी क्लासेज यहाँ पर अपलोड की जाएंगी। चलिए, और सामान्य हिंदी की भी क्लास चल रही है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। चलिए,
यहाँ पर जो है आपका शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र होता है पाठ्यक्रम, प्रधानाचार्य, छात्र और शिक्षक। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण जो दोस्तों अब जो है शिक्षक केंद्रित नहीं रहा, आधुनिक शिक्षण आप कह सकते हो छात्र केंद्रित है, जिसमें छात्रों की ज़रूरतें, रुचियां और गति को प्राथमिकता दी जाती है, न कि जो है टीचर को जो है प्राथमिकता दी जाती है, बल्कि जो है छात्र को जो है प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी जो है मूल्य शिक्षा से संबंधित विशेषता है? सहिष्णुता, सत्य और दया, कठोर अनुशासन, समय और उपस्थिति रहना और परीक्षा में अच्छे अंक लाना। बताएं। सभी प्यारे साथी आंसर करें। निम्न में से जो है कौन सी मूल्य शिक्षा से संबंधित विशेषता है? बताएं। चलिए बताएं। यहां पर साथियों आप देखोगे निम्न में से कौन सी मूल्य शिक्षा से संबंधित विशेषता है? सहिष्णुता, सत्य और दया। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, वैल्यू एजुकेशन जो होता है ये छात्रों में मानवीय गुण जैसे ईमानदारी हो गया, करुणा, भाईचारा, अनुशासन और नैतिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। छात्रों को अनुशासित बनाना और शांति बनाए रखना, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों को डांटना। बताएं, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताएं, क्लास मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चलिए सभी साथी प्रयास करो भाई, देखिए कोशिश करते हुए चलिएगा, आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा, और यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट सवालों को ही कवर किया गया है। बताओ, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। हाँ, यहाँ पर देखोगे साथियों आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 10। एक सेकेंड, हाँ ये 10 नंबर का सवाल है। शिक्षण का गुणात्मक मूल्यांकन क्या दर्शाता है? बताएं। परीक्षा की संख्या, विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक विकास, अंकों का औसत, उपस्थिति का प्रतिशत। बताएं। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। शिक्षण का गुणात्मक मूल्यांकन क्या दर्शाता है? शिक्षण का जो है गुणात्मक मूल्यांकन क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास कर सकते हो आप लोग। तो भाई बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक विकास। इसमें दोस्तों यह देखा जाता है कि छात्र कैसे सोचते हैं, विश्लेषण कैसे करते हैं और जानकारी का उपयोग जो है कैसे करते हैं, न कि केवल अंक कितने आए। ठीक है, तो गुणात्मक मूल्यांकन ये होता है। गुणात्मक मूल्यांकन का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि छात्र व छात्राएं जो है कितना नंबर लेकर आई हैं। ठीक है, गुणात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है, इसमें ये देखा जाता है कि छात्र जो है किस तरीके से सोचते हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, विश्लेषण कैसे करते हैं। ठीक है, यानी उनकी जो है एनालिटिकल पावर कैसी होती है और वो जानकारी का उपयोग जो है किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा? बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ, टीचिंग स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभावी और रोचक शिक्षण को संभव बनाना, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की पहचान करना, छात्रों के साथ व्यवहार सुधारना, शिक्षक की योग्यता का निर्धारण। बताओ, आंसर कर सकते हो यहाँ पर, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस सवाल का आंसर बिल्कुल सही दोगे। शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? प्रभावी और रोचक शिक्षण को संभव बनाना। यही दोस्तों आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी और रोचक शिक्षण को संभव बनाना। यानी यदि आप दोस्तों मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और कुछ छात्रों को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है अगर उनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो उसको रोचक बनाइए और अच्छे से समझाइए, जिससे उनको जो है अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए, यानी उसको जो है और प्रभावी बनाइए। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 12, एक आदर्श शिक्षक की भूमिका होती है। बताएं। मार्गदर्शक और प्रेरक बनना, समय पर आना, केवल पढ़ाना, अंक देना। बताइए।
एक आदर्श शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बताओ, एक आदर्श शिक्षक की जो है भूमिका क्या होती है? प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आप देखोगे साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मार्गदर्शक और प्रेरक बनना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा साथियों, मार्गदर्शक और प्रेरक बनना। साथियों, शिक्षक जो है केवल पाठ्य पुस्तक तथा आप यह कह सकते हो कि शिक्षक जो है केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं होता है, बल्कि छात्रों को जीवन की राह दिखाने वाला प्रेरक होता है। ठीक है, तो यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श शिक्षक की दोस्तों भूमिका यही होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना, बल्कि उन्हें जो है नैतिक मूल्यों के बारे में बताना और उन्हें जो है अच्छी जानकारी देना, उन्हें मोटिवेट करना और आप कह सकते हो कि मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, ज्ञान का पुनर्निर्माण किस शिक्षा दर्शन की देन है? बताइए, ज्ञान का पुनर्निर्माण किस शिक्षा दर्शन की देन है? ध्यान रखिएगा, पुनर्निर्माणवाद की देन है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये दर्शन मानता है कि शिक्षा से जो है समाज में परिवर्तन और नव निर्माण किया जा सकता है, छात्रों को सक्रिय रूप से समाज निर्माण में लगाना चाहिए। ये जो है दोस्तों पुनर्निर्माणवाद का सिद्धांत कहता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है समावेशी शिक्षा को दर्शाती है? बताएं। सवाल नंबर 14 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है समावेशी शिक्षा को दर्शाती है? तो बताएं। समान अवसर और सुविधाएं देना, औसत छात्रों को ही महत्व देना, विकलांग छात्रों के लिए अलग कक्षा, एक समान शिक्षण। आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान अवसर और सुविधाएं देना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल ये रहा, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए? आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण और अवलोकन करना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों, छात्र की जो है कठिनाइयों को पहचानने और सही उपाय करने के लिए निरंतर परीक्षण और अवलोकन जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? निदानात्मक परीक्षण और अवलोकन करना चाहिए। अगला सवाल, कौन सा वाक्य जो है एक प्रेरक शिक्षक के लिए उपयुक्त है? कौन सा वाक्य एक प्रेरक शिक्षक के लिए जो है उपयुक्त है? उत्तर स्वयं बता देना, छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करना, डांट कर पढ़ाना, छात्रों को सजा देना। बताओ यहाँ पर सटीक आंसर क्या है? चलिए, यहाँ पर साथियों आप देखोगे जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों, एक प्रेरक शिक्षक जो है छात्रों में प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने और नई सोच को बढ़ावा देता है। ध्यान रखिएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर स्वयं बता देता है या डांट कर पढ़ाना ये शिक्षण की अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, और छात्रों को सजा देना ये भी जो है शिक्षण की यानी टीचिंग की जो है विधि अच्छी नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, कक्षा में फ्लिप्ड क्लासरूम तकनीक का उद्देश्य क्या है? बताएं। चलिए, कक्षा में फ्लिप्ड क्लासरूम तकनीक का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? छात्रों को स्वयं शिक्षण में सक्रिय बनाना। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस तकनीक में ध्यान रखिएगा, फ्लिप्ड क्लासरूम तकनीक में दोस्तों छात्र पहले घर पर वीडियो आदि से पढ़ते हैं, कक्षा में समस्याएं सुलझाते हैं। यह जो है उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा देता है। अगला सवाल, एक शिक्षक को छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए? बताएं, एक शिक्षक को जो है छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए? सक्रिय सहभागिता और सोच को बढ़ाने के लिए, टॉपिक बदलने के लिए, छात्रों को भ्रमित करने के लिए, समय बिताने के लिए। बताओ, चलिए प्रयास करें। एक शिक्षक को छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए? बताएं।
सक्रिय सहभागिता और सोच को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ना कि टॉपिक बदलने के लिए, छात्रों को भ्रमित करने के लिए, समय बिताने के लिए, ये आपका निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये आपका गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सक्रिय सहभागिता और सोच को बढ़ाने के लिए जो है शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए कि छात्र जो है, जो क्लासरूम में छात्र है, वो सवाल पूछें, प्रश्न पूछें। इससे क्या होगा, उनकी और भी सोच जो है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस जो है और डेवलप होगी। ठीक है, और आप कह सकते हो विश्लेषण क्षमता भी इससे जो है और अच्छी होगी। ठीक, अगला, शिक्षण में जो है प्रतिक्रिया यानी फीडबैक का क्या महत्व होता है। चलिए, पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए, शिक्षण की प्रगति को मापने और सुधारने के लिए, छात्रों को भयभीत करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, बताएं सही यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। प्रतिक्रिया या फीडबैक का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, या आप कहोगे कि सर आप यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो, यहाँ पर जो है कुछ त्रुटियाँ हो रही है, तो उसमें जो है सुधार किया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है दोस्तों फीडबैक बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए, शिक्षण की प्रगति को मापने और सुधारने के लिए। ठीक है, इसीलिए दोस्तों फीडबैक यानी प्रतिक्रिया जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। अगर नहीं क्लियर हो रही है, कोई समस्या आ रही है तो भी बताएं, उसको हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। यदि कोई छात्र लगातार कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताएं। उसके व्यवहार का कारण समझना चाहिए, छात्र को सजा देना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है भाई, क्या आप छात्र को सजा दोगे। मान लीजिए यदि कोई छात्र लगातार कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, इधर उधर कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो क्या उसको आप सजा दोगे, नहीं, ये निगेटिव पॉइंट है। उसे कक्षा से निकाल देना, ये भी गलत बात है। छात्र के अभिभावक को बुलाना, ये भी गलत बात है। पहले आप अपने स्तर पर क्या करोगे, उसके व्यवहार का कारण समझना, यानी वो इधर उधर क्यों देख रहा है, क्या उसको समझने में कुछ यानी आप जो चीज़ें उसको समझा रहे हो, यानी कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, क्या उस बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, तभी इधर उधर देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वे में आप ले सकते हो इसको, उसके व्यवहार का जो है कारण समझना, यानी बच्चा इधर उधर क्यों देख रहा है, क्या उसे जो है जो चीज़ें आप डिलीवर कर रहे हो, जो चीज़ें आप समझा रहे हो, जो टॉपिक आप समझा रहे हो, क्या वो चीज़ें नहीं समझ पा रहा है, इसलिए बोर होकर इधर उधर देख रहा है। पहले आप क्या करोगे, उसके व्यवहार का कारण समझोगे। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ना कि उसको सजा दोगे, मारोगे, पीटोगे, उसे कक्षा से निकाल दोगे, नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होता है। छात्र के अभिभावक को बुलाना, ये भी गलत बात है, पहले ऐसा नहीं किया जाता। पहले अपने स्तर पर क्या करना चाहिए, उसके व्यवहार को समझना चाहिए। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला सवाल, शिक्षण प्रक्रिया में जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का प्रयोग होता है, बताएं। शिक्षण प्रक्रिया में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का प्रयोग होता है अधिगम के स्तरों को पहचानने में, छात्रों के नाम लिखने में, स्कूल की सजावट में, छात्रों की याददाश्त बढ़ाने में, बताएं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उपयोग जो है किया जाता है, बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें। आपका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिगम के स्तरों को पहचानने में, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है साथियों, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो है 6 स्तर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, और उसके बाद होता है आपका क्या, संश्लेषण, और उसके बाद लास्ट में होता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, तो अधिगम के स्तरों को पहचानने में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, मूल्य शिक्षा विद्यार्थियों को क्या सिखाती है। किताबी ज्ञान, परीक्षा की तैयारी, नैतिक और जीवन मूल्य, उत्तीर्ण होने की रणनीति, बताएं। मूल्य शिक्षा जो होती है वो विद्यार्थियों को जो है क्या सिखाती है, बताएं। चलिए, मूल्य शिक्षा यानी आप कह सकते हो वैल्यू एजुकेशन, इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको, वैल्यू एजुकेशन जो है विद्यार्थियों को यानी स्टूडेंट्स को जो है क्या सिखाती है। आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा आपका नैतिकता और जीवन मूल्य, ना कि किताबी ज्ञान। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान समझाना ये अच्छी बात नहीं है, परीक्षा की तैयारी करना ये भी सही नहीं है, और उत्तीर्ण होने की रणनीति ये भी सही नहीं है। दोस्तों शिक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओ, सिर्फ जो है परीक्षा पास कर जाओ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है नैतिकता और जीवन मूल्यों को भी समझाना, जिससे वो छात्र जो है आने वाले समय में हर कठिन परिस्थिति से लड़ सके। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के, यदि आप इस धरा पर जन्म लिए हो, आप मानव हो, तो आपके जीवन में जो है उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है, सिर्फ उसको किताबी ज्ञान ही दे रहा है, ऐसा नहीं है। उसको जो है नैतिक मूल्यों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, उसके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, जिससे वो हर परिस्थिति से डट कर लड़ सके और अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे से और कर सके। ठीक है, सवाल नंबर 23 देखिएगा, आधुनिक शिक्षण विधियों में कौन सी विधि जो है शिक्षक केंद्रित नहीं है? बताएं, आधुनिक शिक्षण विधियों में जो है कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित नहीं है? तो यहां पर साथियों आप देखोगे परियोजना विधि। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नेक्स्ट देखिए, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कौन सा प्रश्न जो है उच्च स्तर की सोच दर्शाता है? बताएं, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कौन सा प्रश्न जो है उच्च स्तर की सोच को दर्शाता है? आप क्या करते यदि आप नेता होते? गांधी जी कब जन्मे? सूरज कहाँ से उगता है? पानी का सूत्र बताओ। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? चलिए, उच्च सोच कौशल दर्शाने वाला प्रश्न यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आप क्या करते यदि आप नेता होते? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यदि आपको नेता बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? देश के लिए, समाज के लिए आप क्या करोगे? डेवलपमेंट करोगे या भ्रष्टाचार ही करोगे? आजकल देख ही रहे हो आप लोग क्या हो रहा है समाज में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कौन सा प्रश्न उच्च स्तर की सोच को दर्शाता है? आप क्या करते यदि आप नेता होते? ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, बताएं, मूल्यांकन का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आंसर कर सकते हो। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिगम के स्तर को जानना और सुधार करना, छात्रों को पास फेल करना, शिक्षक की निगरानी करना, प्रशासन को रिपोर्ट देना। बताएं, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? बताइएगा। अधिगम को स्तर को जानना और सुधार करना, इसीलिए दोस्तों मूल्यांकन बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी तभी तो आप समझ पाओगे कि जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं बच्चों को वो बच्चे अच्छे से सीख पा रहे हैं कि नहीं। इसीलिए मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए जो है परीक्षा ली जाती है बच्चों की कि क्या उनको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छे अंक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसीलिए मूल्यांकन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं तो क्या किया जाएगा? अधिगम के स्तर में सुधार किया जाएगा। ठीक है, यानी उनको समझाने के तरीके में कुछ बदलाव किया जाएगा कि इस तरीके से उनको चीज़ों को समझाया जाए। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दीजिए और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर क्लासेस शेयर कर दी जाती हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।